आज बेटा हम बात करने वाले हैं रिजिड बॉडी और रिजिड बॉडी के रोटेशन और उसके इक्वेशंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी से। रिजिड बॉडी, रिजिड मतलब बेटा रिजिड बॉडी मतलब सिंपल सा वो बॉडी, सपोज आपके पास कोई एक बॉडी है, ये उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जिससे वो बनी है। अगर ये रोटेशन में हो, अगर मैं इसको इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा हूं, तो इनके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये रिजिड नहीं है। रिजिड बॉडी में क्या होता है? रिजिड बॉडी इज वन फॉर which the distance between different particle do not change. कब? even through even though they move। मूवमेंट करने की वजह से भी इसके बीच डिस्टेंस, इसके पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। या ऐसे बोले फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक वो देखा होगा, रुमाली रोटी बनाते हैं लोग। रुमाली रोटी बनाते हैं, उसको ऐसे उछालते हैं, रोटेट कराते हैं, उठाते हैं, तो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब उसके जो पार्टिकल के बीच की दूरी होती है चेंज हो जाती है। इसका मतलब वो आपका जो गुदा हुआ वो आटा है, डो है, जो वो एक रिजिड बॉडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, इसको मैं रोटेट कराया या मूव कराया, ट्रांसलेटरी मोशन कराया या रोटेटरी कराया, इसके बीच की दो डिस्टेंस के पार्टिकल का जो ये पार्टिकल का लेट ये मार्कर के पॉइंट मेरे पार्टिकल पोजिशन से, इसको ऐसे करूंगा चाहे ऐसे करूंगा, ट्रांसलेटरी मोशन करूं चाहे रोटेशनल करूं, इसके बीच के पार्टिकल का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है मेरा रिजिड बॉडी है। ठीक है, चलिए अब हम कब बोलेंगे, हम क्या कब बोलेंगे कि रिजिड बॉडी जो इक्विलिब्रियम पे है। देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम फॉर ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम, द रिजिड बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम if both magnitude both linear momentum and angular momentum of the rigid body remain constant with टाइम। अगर टाइम के साथ साथ उसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, दोनों मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम डिनोटेड एज पी, एंगुलर मोमेंटम एल, ये दोनों अगर बेटा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बोला जाएगा बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम पे। क्लियर? एक बॉडी जब रोटेट या रिमूव करती है, उसके अंदर सेवरल फोर्सेस काम करते हैं, बहुत सारे उसके अंदर फोर्सेस काम करते हैं। वो सारे फोर्स इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर बॉडी देखो दो मोशन कर सकती है, ट्रांसलेटरी अगर बात करूं, अगर चाहे वो अगर मैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करूं, ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करूं या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो बेटा ट्रांसलेटर में आपका जितने भी इस पे लगने वाले फोर्सेस, सारे फोर्सेस का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर। सिमिलरली रोटेशन में क्या होना चाहिए, सारे टॉर्क, यहां फोर्स बन जाता है टॉर्क, सारे समेशन ऑफ टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब बॉडी का आर क्रॉस एफ एक्सटर्नल EXT लिख देता हूं मैं इसको, एक्सटर्नल EXT क्या होना चाहिए, 0। इसमें ये कंडीशन चलती है, मतलब इसमें M इंटू ए क्या होना चाहिए, 0। सारे समेशन ऑफ M इंटू ए क्या होना चाहिए, 0। ये है आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन और ये है उसकी, ये है आपका इक्वेशंस। किसके लिए इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन निकाली हमने। ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हो चाहे रोटेशन इक्विलिब्रियम हो, ट्रांसलेटर इक्विलिब्रियम में उसका सारे समेशन ऑफ फोर्स 0 होना चाहिए, इसमें टॉर्क सारे समेशन का टॉर्क 0 होना चाहिए। चलिए ये था आपका इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। आगे और चलते हैं। चलिए अगर कोई रिजिड बॉडी बेटा अगर रोटेट करे, देखिए जब ट्रांसलेट करे तो आपने पढ़ रखा है कि इक्वेशंस क्या होती हैं, पर अगर आपकी रिजिड बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो क्या चेंज आएगा देखिएगा। ठीक है, मैं लीनियर और वर्सेस रोटेशनल के बीच में एक इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, इक्वेशंस बना रहा हूं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज लिख रहा हूं। सपोज क्वांटिटी, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, ये चार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, चलिए साथ साथ क्वांटिटी साथ साथ मैं उसका सिंबल भी लिख लूंगा। ठीक है, और क्वांटिटी सिंबल ऐसे लिखता हूं। मैं लीनियर की बात करता हूं, चलो पहले मैं लीनियर की बात करता हूं, लीनियर, और यहां पर है आपका रोटेशनल, यहां पर आपका रोटेशनल। ठीक है, लीनियर में क्या क्वांटिटी है, क्वांटिटी और उसका सिंबल और इक्वेशन। सिमिलरली यहां पर भी रोटेशन में क्या क्वांटिटी होगा और उसका सिंबल और इक्वेशन। चलिए देखिए, अगर मैं क्वांटिटी लूं मास, ठीक है, उसका सिंबल यहां होगा m। डिस्प्लेसमेंट यहां है आपका s। एक्सेलरेशन ये है आपका a। फोर्स वो है आपका F इक्वल टू ma, या एक और देते थे हम F इक्वल टू m dv बाई dt, याद होगा आपको, एक्सेलरेशन dv बाई dt कहते हैं। ठीक है, वर्क W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहां होता है बेटा आपका हाफ mv²। ठीक है, पावर P इक्वल टू F इंटू वी, और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये आपका यहां पे आपका बेटा ये तो पावर है, लीनियर मोमेंटम के लिए ये कैपिटल P होता है और स्मॉल p विच इज इक्वल्स टू m इंटू वी। ठीक है, यहां तक चलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे। अब देखिए क्वांटिटी, जब आपका बॉडी जब रोटेट हो रही हो तब बेटा मास नहीं बोलते, तब बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखिएगा इस बात। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सिंबल इसके लिए यूज करते हैं हम आई, इसके बारे में भी बताऊंगा डिटेल में आपको मैं। डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी जब घूमती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है इन टर्म ऑफ, अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है इन टर्म ऑफ थीटा, रोटेट करती है, तो यहां पर आएगा आपका थीटा। ठीक है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बन जाता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट ना लिख के लिखेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। फोर्स बन जाता है बेटा यहां टॉर्क, सिंबल टाउ, टाउ इक्वल टू मास आई। देखो जैसे यहां पर है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां मास है आपका आई। याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस एज अ मास होता है इन रोटेशन में। जैसे हम ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन में मास के लिए एम यूज करते हैं, जो मास का सिग्निफिकेंस होता है, वही सिग्निफिकेंस आपका रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बिहेव करता है एज ए मास इन रोटेशन मोशन इनटू अल्फा, एफ इक्वल टू एम इनटू ए। क्लियर? वर्क, यहां भी वर्क वर्क ही रहेगा, यहां वर्क वर्क ही रहेगा, पर वर्क होता था फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट थीटा। काइनेटिक एनर्जी हाफ मास इनटू वेलोसिटी, और यहां वेलोसिटी जो होती है बेटा वो बन जाती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। याद रखिएगा वेलोसिटी यहां पर जो होती है वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? सिमिलरली पावर, पावर पावर ही नाम पावर ही रहेगा, पर इसका जो वो है वो बन जाएगा टाउ फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्लियर? लीनियर मोमेंटम यहां बन जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम एल, एंड एल इज इक्वल्स टू, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई इनटू ओमेगा। चलिए सिमिलरली आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिमिलरली आपके जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते थे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां पर क्या चेंज आएगा? यहां पर बेटा वेलोसिटी बन जाता है दिस f फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टाइम। टाइम रोटेशन में वही रहेगा आपका, ट्रांसलेटिव में वही रहेगा। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आई। ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये ओमेगा एफ माइनस आई इक्वल टू 2 एस बन गया यहां पर थीटा। तो ये आपका इक्वेशंस में हल्का सा चेंज आ जाता है। देखिए बेटा फंक्शन वही रहेगा, बस के जो नाम और सिंबल्स हैं थोड़े बहुत चेंज होते हैं। ठीक है? ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज योर लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पता ही आपको आर इंटू वी होता है। चलिए मैं स्ट्रिक्टली इस बार के जो सिलेबस है उसको फॉलो करने वाला हूँ। इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ था इस चैप्टर में, जैसे आपका थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, वो सब चीज़ बेटा हट चुकी हैं बस सिलेबस से। मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में वो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जूम क्लास में बता दूंगा आपको मैं, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल मैं लेक्चर के लिए पूरा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करूंगा सिलेबस को। चलिए नेक्स्ट, अब जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है? बात कर रहे हैं बेटा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को हमने क्या बोला था? टॉर्क। यही है बेटा आपका रोटेशनल में जो फोर्स लगता है बॉडी को, विच इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ऐसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो समझ लेते हैं बेटा थोड़ा। ठीक है? सपोज आपके पास एक बॉडी है,
ठीक है। और ये बॉडी घूम रही है, मतलब एक बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है, ये इस सपोज ये उसका एक्सेस है घूमने का, ये उसका एक्सेस है घूमने का, इसके आसपास ऐसे घूम रही है। ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सपोज ये मैं फिक्स कर लेता हूं, ये ऐसे, ये मैं फिक्स कर दिया मैंने, अगर इसको ऐसे, तो ऐसे घूम रही है बॉडी, इस तरह से, इस तरह से रोटेट कर रही है। क्लियर, ये इसका घूमने का एक्सेस था, ये बॉडी ऐसे घूम रही थी। सपोज ये इसका एक्सेस घूमने का, बॉडी ऐसे घूम रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, लेट इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, लेट दिस इज घूमने के एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट इसका r1। ठीक है, इसका m1 है ये बॉडी, ये r1, r2 m2 के लिए, r3 m3 के लिए, r4 m4, ऐसे ही जो करते करते n तक ले लिए मैंने, mn बॉडी, rn डिस्टेंस। क्लियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, ये समझ लीजिए आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, बॉडी कैसी है? रिजिड, जिसका पार्टिकुलर डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे रोटेशन में हो चाहे ट्रांसलेटरी में हो। रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इसका एक्सिस है, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज the sum of the sum of the product of masses of the particle constituting the body and the squares of their respective distances from the axis of rotation। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो एक बॉडी है, जैसे इसका, इस बॉडी का मेरे को मास पता करना है, तो मैं सारे पार्टिकल m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड डॉट डॉट mn का एक पूरा मास आ जाएगा टोटल मेरे पास, m1 प्लस डॉट डॉट m तक, ये सारा मेरा मास आ गया। पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर होता है सारे मासेस का सम और उसके डिस्टेंसेस के स्क्वायर के साथ, ऐसे m1 प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, देखो मासेस के साथ प्रोडक्ट करना है आपको डिस्टेंस का, द सम ऑफ द प्रोडक्ट, द सम ऑफ, किसका सम करना है मुझे? मासेस और डिस्टेंस के स्क्वायर का मेरे को सम करना है। और इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो आई बराबर होगा समेशन ऑफ, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस से काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो आई बराबर समेशन I फ्रॉम 1 to n mi ri का स्क्वायर। ये है बेटा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है एज मास है। मास की तरह इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करते हैं एज इन रोटेशन। ठीक है, जो आपका मास बिहेव, जो मास आपका, जो फिजिकल क्वांटिटी मास है, जो आपका वो जो मास काम करता है ट्रांसलेटरी में, वही आपका काम रोटेशन में एज अ मास
आई करता है, ठीक है। और आई का जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses of the particle, इसके अंदर बॉडी के अंदर जो है constituting in the body and the square of their respective distances from the axis, एक्सिस से उसकी दूरी का स्क्वायर, तो सम करते हैं, आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो एक बात याद रखिएगा, दोबारा मैं बोल देता हूं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ body plays the same role in the rotational motion as the mass play in linear motion। लीनियर मोशन में जो मास रोल प्ले करता है वही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में काम करता है, वही आपका काम करता है, ठीक है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये भी देख लीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा आपका आई, फैक्टर ऑन विच आई डिपेंड, पहला मास, दूसरा साइज एंड शेप, ठीक है। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन से आपका आर में फर्क पड़ जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इन फैक्टर्स पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए, चलिए बेटा, एक इसके बाद अब एक रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, या इसको मैं सिंबल की फॉर्म में लिखता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। हाफ एम बी स्क्वायर होता है, एम की जगह आ जाएगा यहां पर आई, इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। कि कितना है इन दोनों के बीच में रिलेशन, किस रेशियो में है, ये भी कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रेशियो है वो कितना है, तो हम ये भी कह सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो कभी कभी ये एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि शो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। कभी कोई ये शो करने को बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको? चलिए, सपोज एक बॉडी है वो 3D में ऐसा घूम रहा है, क्लियर हो, एक बॉडी है ऐसा, आपका एक बॉडी है ऐसा, ले लेता हूं बॉडी में ऐसे करके, जो x y और z, मतलब z एक्सिस में वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, लेट मी विथ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, घूमने का वेलोसिटी जो है ओमेगा है, ठीक है। लेट कुछ पार्टिकल्स लेता हूं, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, तो ऐसे घूम रहा है ये, तो ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा,
ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे करके, ऐसे। ये पार्टिकल इधर को ऐसे जा रहा होगा, ये पार्टिकल इधर को ऐसे जा रहा होगा। लेट दिस इज पार्टिकल 1 का मास 1, पार्टिकल 2 का मास 2 एंड पार्टिकल 3 का मास 3। ऐसे और बहुत सारे पार्टिकल होंगे, n पार्टिकल होंगे। इसका जो डिस्टेंस एक्सिस से, लेट वो है r1, लेट इसका है r2, लेट इसका है r3। क्लियर हो गया होगा? हमको पता है कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, या v इज इक्वल्स टू r क्रॉस ओमेगा इन टर्म ऑफ वेक्टर। ऐसा होता है ये, ठीक है। तो पहले पार्टिकल का ये हो जाएगा v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा 1, v2 इज इक्वल्स टू r2 ओमेगा 2, v3 इज इक्वल्स टू r3 ओमेगा 3। क्लियर? चलिए, अब रोटेशन काइनेटिक एनर्जी निकालना है मुझे। टोटल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा बेटा पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का प्लस तीसरे वाले का, मतलब सबका सम कर दूंगा। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ mn vn स्क्वायर। अब v की वैल्यू पुट कर देता हूं, हो जाएगा बेटा आपका हाफ m1 r1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर। बेटा हाफ कॉमन है, कॉमन निकाल लेता हूं। अंदर बचेगा बेटा आपका m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, rn स्क्वायर ओमेगा n इसका स्क्वायर। हमने क्या बोला बेटा, हम लेके चल रहे हैं कि आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है लेट वो यूनिट है, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सारे पार्टिकल का घूमने का वेलोसिटी लेट कॉमन कर लेते हैं, सबका ओमेगा है, तो ओमेगा कॉमन क्वांटिटी है, तो हाफ ओमेगा बाहर आ गया, बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn का होल स्क्वायर। आपको पता है दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज हाफ ओमेगा i इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू 2 इंटू के ई। ये आ गया आपका आंसर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, रोटेटिंग विथ यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। चलिए, नेक्स्ट एक और टर्म बेटा से बात कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। So what is radius of gyration? So the radius of gyration of a body, इसको देखिए डेफिनेशंस की तभी आपको समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आपका हमने सारे मासेस का और डिस्टेंस का स्क्वायर करके जो हमने समेशन कर दिया, ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। देखिए बेटा अगर नॉर्मल होता है तो हम उसमें कोई टैकल नहीं करते दूरी को, पर आप अगर बात करें किसी चीज की रोटेशन की, अगर आप कोई चीज घुमाते हैं तो बेटा इसके पार्टिकल और इस पार्टिकल में दोनों में दूरी की वजह से, जितना ये दूरी होगा उसकी वजह से ज्यादा पोजीशन की वजह से, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है,
ये घूमने का रोटेशन है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ठीक है। अगर इस पार्टिकल के मास की बात करूं तो m1 प्लस m2 प्लस m3, पर अगर बात करूं मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो इसके पोर्शन को भी हमें टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है ये। सिमिलरली आपका रेडिएशन गायरेशन भी ऐसा ही है। रेडिएशन गायरेशन ऑफ अ बॉडी about its axis of rotation defined as the distance from axis of rotation, so AR को मैं axis of rotation बोलूंगा, axis of rotation at which if the whole mass of the body were concentrated, जिसे सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है। तो बेटा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं हर एक पार्टिकल का मास और दूरी देखूं, उसका सम कर दूं, तो दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इस बॉडी का जब मास कंसंट्रेटेड है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, वहां से दूरी, ठीक है, वहां से दूरी और इसका मास, वहां से दूरी का स्क्वायर और उसका मास को मल्टीप्लाई कर दूं, उसको बोलते हैं बेटा मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अभी बात करते हैं रेडियस गायरेशन की। ठीक है, चलिए, लेट आपको पता ही है एक पार्टिकल, एक बॉडी है, इसका घूमने का एक मास पार्टिकल m1 m2 m3 m4 ऐसा है, mn घूम, ये बॉडी ऐसे रही है, दूरी r1 r2 r3 एंड सो ऑन ऐसे है। तो आपको पता है इसका जो i होगा वो क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। और ये सारे जो बेटा मासेस है, लेट मैं मान के चलता हूं सब सेम है, सारे मास जो बना, जिस जो बॉडी बनी है, सब सारे पार्टिकल का मास सेम है, तो m कॉमन आ जाएगा इसमें से, m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn होल स्क्वायर। क्लियर? इसको मैं n से मल्टीप्लाई करता हूं, इसके बाद n पार्टिकल और n से मैं डिवाइड कर देता हूं। क्लियर? तो एक पार्टिकल का मास है m, n पार्टिकल का मास, एक पार्टिकल का मास m है और ऐसे इसके पास n पार्टिकल है, तो n पार्टिकल को एक पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे सिस्टम का मेरे पास मास आ जाएगा। लेट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज नोन एज मास ऑफ होल बॉडी। ठीक है, टोटल मास से कहते हैं हम टोटल मास। तो m क्या है आपका, स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय n, दिस इज टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड साथ में क्या आया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट 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 rn का होल स्क्वायर अपॉन में n इक्वल्स टू i। यही है बेटा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। यही आपका एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको मैं बोलता हूं बेटा k। सो आपका एक्सप्रेशन कैसा आएगा, आखिरी में i m k स्क्वायर। ठीक है, i m k स्क्वायर। सो व्हाट इज k? देखिए बेटा, अगर मैं क्या करूं, मेरे पास मुझे पता है ये क्या है, ये है आपका k स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो k क्या होगा,
के बराबर होगा रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट 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 rn का होल स्क्वायर अपॉन में n। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो ये हट जाएगा, ऐसे आ जाएगा ये, तो एक्सप्रेशन ये रहा। सो व्हाट इज k? k इज आल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। क्या है ये? आपने रूट किया और सारे डिस्टेंस का मैंने मीन निकाल लिया। मतलब एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, पार्टिकल, इन सबका मैं अगर एवरेज निकाल लूं, इन सबका मैं एवरेज निकाल दूं, रूट मीन स्क्वायर निकाल दूं, तो जो मेरे को वैल्यू मिलेगी, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। सो फाइनली k is also known as, what is radius of gyration? Also known as root mean square distance। तो फाइनली हमने यहां पर आके अपना कंक्लूजन दिया। तो k क्या है? ठीक है, क्लियर? देखिए अगर मेरे को किसी बॉडी का मास निकालना है, ठीक है, कि के क्यों हमने के लाए क्यों? देखो अगर हमें किसी बॉडी का मास निकालना है तो उसके हम सारे पार्टिकल का मास जोड़ देते थे, फिर हर एक पार्टिकल डिस्टेंस का टैकल करो तो आई निकलता था। इससे अच्छा हम क्या करें, हम क्या करेंगे, इस अगर हमको एक मीन डिस्टेंस पता हो, इन सब का हमने कॉमन मीन डिस्टेंस ले लिया, जैसे हम कहते हैं के, और इसको टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दो तो इजीली आपका आई निकल जाएगा। आई निकालना के की हेल्प से ज्यादा इजी होता है। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है, हर एक पार्टिकल का मास लो, स्क्वायर करो, हर एक पार्टिकल का मास लो, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। क्लियर? चलिए, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। चलिए बेटा, अब फाइनली आपके पास एक पहले सिलेबस में थ्योरम हुआ करती थी, जिसे बोलते थे हम थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं, वो आपको मैं जूम क्लास में कराऊंगा। पर उसकी हेल्प से जो रिजल्ट निकलते हैं वो आपके सिलेबस में, वो आपको सीधा वैल्यू याद करनी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की, शेप्स की आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम बात करने वाले आई की, ठीक है, हम बात करने वाले आई कैसे बोलते हैं, बॉडी कैसी है आपके पास, कौन सी बॉडी है, ठीक है, और किस एक्सिस में उसको रोटेट करा रहे हैं हम, ठीक है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बेटा बॉडी लिया मैंने, पहले लिया बॉडी, थिन रॉड, एक थिन रॉड लिया है, थिन रॉड लिया जिसका लेंथ है एल, इसका लेंथ है एल। उसे घुमा कैसे रहा हूं, देखिए मैं इसको इसके सेंटर से रोटेट करा रहा हूं। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द रॉड, पासिंग थ्रू द सेंटर और इस रॉड के परपेंडिकुलर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो आएगा आई हाफ 1/12 ml स्क्वायर। क्लियर? सेकंड, एक है आपके पास दोबारा थिन रॉड ही है। अब इसको पहले रॉड को मैं ऐसे घुमाता है, सपोज ये रॉड है, इसके सेंटर से मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, ऐसे सेंटर से ऐसे घूम रहा है। अब रॉड ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस बार रॉड घूम रहा है इसके एक एंड से, इसका एक्सिस क्या है, इस बार एक एंड है ये, इस बार रॉड ऐसे घूम रहा है। सपोज ये रॉड था तो ये ऐसे घूम रहा है पूरा का पूरा ऐसे, पहले सेंटर से घूम रहा था ऐसे, पहले एक्सिस ये था, आधा ये आधा ये, अब ये एंड पर मैंने फिक्स कर दिया, इस एंड को रोटेट करा रहा हूं ऐसे, दिस इज अबाउट वन एंड थ्रू इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर द लेंथ। क्लियर? इस रॉड को मैं ऐसे घुमा सकता हूं, एक्सिस मैंने इस बार ऐसे मान लिया तो ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए सब घुमाने के तरीके से हैं, हर घुमाने के तरीके से आपका आई अलग अलग आएगा, ठीक है। आप ऐसे घुमा रहे हैं, अभी मैंने फिलहाल ऐसे घुमाया, इसकी वैल्यू आएगी आपकी आई की 1/3 ml स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको इसके सेंटर से घुमाऊं, अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बार सेंटर हो जाएगा ये, ठीक है, सेंटर से, तो इस बार आई आएगा बेटा आपका, ये भी वही है, थिन रॉड ऑफ लेंथ एल,
आई आएगा बेटा हाफ mr²। ठीक है, क्लियर? समझ आया? चलिए एक फिगर अब लिखने से अच्छा आपके सामने ही चार्ट में दिखाता हूं। ये चार्ट देखिए बेटा, इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे अलग अलग शेप्स हैं और उन्हें घुमाने के मैंने अलग अलग एक्सेस चूज किए हैं। ठीक है, और फर्स्ट जो लाइन है उसमें बॉडी, किस तरह की बॉडी है, कौन सा उसका एक्सेस है, फिगर, एंड देन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। ठीक है, तो मेनली आप रॉड, ठीक है, डिस्क, स्फीयर और रिंग, इन चारों का देख लीजिए। चलिए अब यहां दोबारा देखो स्क्रीन पे देखिए, रॉड, डिस्क, स्फीयर और रिंग। जैसे रॉड है आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं, एक रॉड है आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं, आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं। क्लियर हुआ? सपोज मेरे पास अगर इस तरह की शेप होती, रेक्टेंगुलर स्लैब होता, तो उसको मैं कैसे घुमा सकता हूं? ऐसे घुमा सकता हूं, अबाउट इस सेंटर, ऐसे घुमा सकता हूं, या ऐसे घुमा सकता हूं अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो हर बार घुमाने की वजह से आपको अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेंगे। चलिए इनका डेरिवेशन कैसे हुआ, हमने कैसे निकाला, ये आप मेरे से जूम क्लास में पूछ सकते हैं, मैं आपको करा दूंगा, लेकिन सिलेबस में बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए ये लेक्चर अपना खत्म करते हैं और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। चलिए थैंक यू।